हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्राची जोशी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंट में सैम्पल पेपर आया है उसको। सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं और आज की वीडियो में हम लोग एसएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस बार का जो सैम्पल पेपर आया है उसके अंदर हमें पैटर्न चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो हमारा एसएसटी का पेपर था वो 6 पार्ट में डिवाइडेड था। इस बार हमें 4 पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 4 सेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि सेक्शन ए इज़ फॉर हिस्ट्री, सेक्शन बी इज़ फॉर ज्योग्राफी, सेक्शन सी इज़ फॉर पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इज़ फॉर इकोनॉमिक्स। और इस बार हमें 38 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि पहले 37 हुआ करते थे। इस बार एक क्वेश्चन बढ़ गया है, साथ में सेक्शंस 4 हो गए हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। सेक्शन नंबर ए हिस्ट्री में से, सेक्शन ए हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। कॉलम नंबर 1 फेडिक्स सोरियो इज ए फ्रेंच आर्टिस्ट। Statue of Liberty, Torch of Enlightenment, foreground in the front of Statue of Liberty, shattered remains of absolutist institutions. Sorio Utopian Vision, Democratic and Social Republic. ऑप्शन रहेगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। किसकी फ़ोटो है ये? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। कि स्वराज पार्टी को कब और क्यों बनाया गया? स्वराज पार्टी को बनाया गया था जनवरी 1923 में, ताकि काउंसिल इलेक्शंस में रिटर्न किया जा सके। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टू रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर वाले से। सो क्वेश्चन है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर को लेकर, कि एक बहुत अच्छे फिलोसफर हुए, राइटर हुए। उन्होंने ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट ऑफ द वर्ल्ड की बात कही। तो इसका आंसर रहेगा एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्च एंड चर्च। इनका मानना था कि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, चर्च है, राजा महाराजा है, जो अपने आप को पावरफुल मानते हैं, इनको मिडिल क्लास ही अपनी नॉलेज से रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर इसका बता चुकी हूँ आपको। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की एंड चर्च। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका ए। द सिल्क रूट वॉज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड cultural links between distinct parts of the world. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 2 एग्जाम्पल्स। कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये है चैप्टर नंबर 3 से, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से, कि सिल्क रूट की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना है कि कैसे सिल्क रूट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करता था। तो आंसर रहेगा इसका कि ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड। बुद्धिज़्म फ्रॉम इंडिया स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। और सेकेंड नंबर पॉइंट रहेगा अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रेवल्ड दिस रूट टू रीच एशिया एंड मुस्लिम प्रीचर्स टुक द सेम रूट एज फ्यू सेंचुरी लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th बी। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से है। फिर आता है 6th ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस
played an important role in developing a sense of nationalism in India. Support the statement with suitable examples. कि किस तरीके से भारत के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए चीज़ें हुई. तो आंसर रहेगा फिगर और इमेजेस का यूज़ करके कि इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड फेमस इमेज ऑफ भारत माता. सॉन्ग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड वंदे मातरम. सिंबल सॉन्ग कल्चर हिस्ट्री को रीइंटरप्रिटेट करके लोगों को यूनाइट करने का काम किया गया और इससे इंडियंस में सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनलिज्म भी डेवलप होता है. फिर है क्वेश्चन नंबर 6 बी कि ये है आपका सॉल्ट मार्च से रिलेटेड है कि सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनलिज्म. सो गांधी जी देखते हैं कि सॉल्ट एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो कि रिच और पुअर दोनों कंज्यूम करते हैं. एंड गांधी जी रॉट ए लेटर टू इरविन जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी. एंड उसके बाद में गांधी जी ब्रॉक सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट. एंड गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जाते हैं दांडी. 24 डेज का टाइम पीरियड रहता है. 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच जाते हैं. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 7th A. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution, but was the result of a long drawn out process. Analyze this statement with suitable reasons. कि जो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन जो था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था. ब्रिटेन के अंदर बाकी देशों से चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी क्योंकि ब्रिटेन जो था वो अलग अलग आइलेस में के अंदर बटा हुआ था. आयरलैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स और सबके अपने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलते थे. 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास करके जबरन स्कॉटलैंड को अपने अंदर मर्ज किया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया. आगे चलकर आयरलैंड को 1801 में एक साथ किया. फिर आता है 7th B. The Treaty of Vienna was drawn up in 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. Highlight the significant provision of this treaty. कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई 1815 में. हमें बताना है कि कैसे ट्रीटी ऑफ वियना ने चेंजेस किए. कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया विच वॉज डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. France lost the territories it had annexed under Napoleon. Next question है क्वेश्चन नंबर 8. Read the given text and answer the following question. इस बार हमें सैम्पल पेपर में प्रिंट कल्चर चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है विच इज़ ऑफ टोटल 4 मार्क्स और ये रिपीटेड है. पहले CBSE ने ये दे रखा है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछ चुकी है CBSE. क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन और 9th का A. द प्लेस वेयर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड. आंसर रहेगा दांडी. कि गांधी जी ने दांडी पहुंच के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की यहाँ से शुरुआत हुई. फिर है 9th का B. द सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920. कलकत्ता 1920. कि कांग्रेस ने खिलाफत इशू को सपोर्ट करने की यहाँ बात कही थी. अब इसके साथ ही हमारा सेक्शन A. अब अपने स्टार्ट करते हैं सेक्शन B जियोग्राफी जो कि आपका है अगेन 20 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 10 आपका है MCQ. व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. ये आपका MCQ चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स डेवलपमेंट से. फिर है क्वेश्चन 11. आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पहला दे रखा है एलुवियल सॉइल कि एलुवियल सॉइल आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन पैडी व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप.
फिर है नेक्स्ट आपका, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि कौन सी सॉइल आएगी, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल आइडियल होती है, ब्लैक सॉइल। फिर है कौन सी जो सॉइल है वो कैशनट काजू की क्रॉप के लिए सुटेबल होती है, तो आंसर रहेगा इसका लेटराइट सॉइल। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। पहले इसको इरेज करते हैं फिर लिखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ए टोटल ऑफ 628 tigers died in India during the past 5 years due to natural causes and other reason including poaching। poaching क्या होता है? poaching होता है illegal hunting। according to government data, meanwhile 349 people were killed in tiger attacks during this period, with Maharashtra alone recording 200 deaths। तो क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 13, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी मोस्ट लाइकली अप्लाई टू स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड केरला। कि जब मैं आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला की बात करती हूँ तो यहाँ पर किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Question number 14, which one of the following states has made rooftop water harvesting compulsory in India? Correct answer is Tamil Nadu. Next question 15, which of the following statements best evaluates the overall growth goal of the Pradhan Mantri कृषि सिंचाई योजना। तो ये आपका एक न्यू अपडेट है एनसीईआरटी में, ये आता है चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज से। 14 और 15 दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से है, और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 से, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन 16, rice is grown as a commercial crop in Haryana and Punjab but as a subsistence crop in Odisha. Using your understanding of geographical factor and economic practice, explain why rice cultivation differs in these regions। तो rice is grown as a commercial crop और ये एक subsistence crop है। subsistence का मीनिंग क्या होता है कि जिन्हें हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं और जो हम रोज़ खाते हैं, जैसे कि एक स्टेपल फूड है। नॉर्थ ईस्ट में राइस स्टेपल फूड रहता है, और जब हम हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ इस स्टेट में ये एक कमर्शियल क्रॉप है, यहाँ पर ये बेचने के लिए उगाई जाती है। और वीट यहाँ एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 का ए, पर्सन पी इज़ विलिंग टू इस्टेब्लिश ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से, कि कैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, और बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, और रॉ मटेरियल के पास में हम जब इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17B, कोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, कि इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। इंडिया इज़ highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement, और variety of coal types is peat, lignite, bituminous, anthracite, और anthracite is the highest quality hard coal। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। पी नंबर क्वेश्चन है द डैम इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन विच इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। कि सतलुज ब्यास रिवर पे बाखरा नांगल डैम बना हुआ है। फिर है महानदी बेसिन, इस पे बना हुआ है हीराकुंड डैम। फिर है आपका ए मेजर सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, हल्दिया। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, मिनम्बक्कम। फिर है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, श्री गुरु रामदास या फिर राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके साथ ही हमारा सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 21। द कार्टून बिलो depicts Germany government that was formed after the 2005 elections। तो इसका आंसर रहेगा बेटा आपका कोलिजन गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि जो ये पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके कोलिजन गवर्नमेंट को, कि जो ये कार चल रही है, कार मीन्स गवर्नमेंट, और दो जो स्टेयरिंग है वो है दो पॉलिटिकल पार्टीज। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 की अगर भारत की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है करेंसी या नोट्स को पब्लिक करे या इशू करे, तो क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको रोक सकती है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? नो, बिकॉज करेंसी इज ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट, दो आपके सामने एक एजर्शन रीजन दिए हुए हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। हाईलाइट एनी 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कि फेडरलिज्म के 2 की फीचर्स आपके क्या रहेंगे? कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, different level of government govern the same citizen, each level has its own jurisdiction मतलब area of control, and source of revenue of each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। Women in India face discrimination, disadvantages and oppression in many ways. Highlight any 2 aspects of life where you witness this inequality। कि भी हम लोग हर जगह देखते हैं कि महिलाएं जो है वो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही हैं। कहाँ कहाँ? जैसे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो वुमेंस का है वो काफ़ी कम है, एजुकेशन में इलिटरेसी रेट बहुत। डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स इन एवरी स्पेयर। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी लोगों में शांति पैदा करती है, डेमोक्रेसी में लोगों को डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी में हमारे पास में हमारी गलतियों को सुधारने का मौका है, डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं और उन्हें पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। फिर है क्वेश्चन नंबर 27A। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल के बारे में बताना है कि कैसे काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके क्या फंक्शंस हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टीज़ पुट डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, पार्टीज़ मेक लॉज फॉर ए कंट्री। 27B। फिर द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज़ undoubtedly a major challenge for political parties in India. Analyze the statement। कि political parties do not practice open and transparent procedure of their function, so there are few ways for an ordinary workers to use to top in a party।
So we see a trend of dynastic succession also. Top position are always controlled by member of particularly family, one family, which is very unfair. फिर है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 28 का 1 स्टेट एनी 2 डिमांड्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका. की तमिल्स की 2 डिमांड्स क्या थी कि तमिल लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उन्हें ऑटोनोमी पावर दी जाए. फिर है क्या रिजल्ट्स निकले मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के श्रीलंका में. सिविल वॉर हुआ, थिंग्स गो रॉन्ग क्योंकि उन्होंने सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ निकाली. फिर आपका एक्सप्लेन एनी 2 प्रोविजंस ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, ये एक्सप्लेन करना है. सो इसके साथ ही हमारा सेक्शन नंबर सी कंप्लीट हुआ. अब स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर डी से. इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 29 अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कोज्ड व्हेन. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. कि जहाँ नीड है 6 पीपल की वहाँ काम कर रहे हैं 9 पीपल, जो 3 पीपल क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए. सो ए मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल रिक्वायर्ड. ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ए आंसर. फिर है क्वेश्चन नंबर 30 what can be inferred about the limitation of using per capita income, average income to compare well-being across countries. Choose the correct option as the answer. तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी. It gives a basic idea of economic well-being but hides the income inequality. तो average income is also known as per capita income and it hides इनकम डिस्पैरिटी. ये इसकी लिमिटेशन रहेगी. डजेंट टेल अस अबाउट हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन. फिर है क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ द टर्शरी सेक्टर सपोर्ट द बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो तीनों सेक्टर रहते हैं ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी. ए फैक्ट्री मेक्स शूज एंड यूजेस रॉ मटेरियल लाइक लेदर टू क्रिएट द प्रोडक्ट रिलेइंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रिटेल स्टोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द शूज़. की जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या करता है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी सेक्टर उसको मैन्युफैक्चर करता है. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल क्या हो गया लेदर. और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाया उसका शू. अब उसको आगे ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाएगा मार्केट में. तो उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें किसकी टर्शरी सेक्टर की. टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया. आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 33 पर्सन जेड tries to explain how the requirement of a double coincidence of wants in a barter system limits trade and exchange. Which one of the following justification do you think will be used by him her. तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल बार्टर सिस्टम होता क्या है. एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी. इसकी लिमिटेशन क्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. और इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. आंसर इसका रहेगा इट मेक्स ट्रेड मोर कॉम्प्लिकेटेड एज ईच पर्सन मस्ट हैव व्हाट द अदर पर्सन वांट्स लिमिटिंग द पूल ऑफ पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर्स. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. इसका आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. कि पब्लिक सर्विसेज का होना ज़रूरी क्यों है ओवरऑल वेलबींग के लिए इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए. कि आंसर इसका रहेगा कि अगर गवर्नमेंट हमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान देगी तो ज़्यादा अच्छा होगा. फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एंड पब्लिक फैसिलिटी. क्वेश्चन 36 एक्सपेंडिंग एक्सेस to loans in the formal sector is important, yet it is equally critical that these loans are accessible to all people for national development. Justify the statement. ये आपका क्वेश्चन है मनी एंड क्रेडिट से
कि जब हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल सेक्टर लोन वगैरह अगर ज़्यादा बांटेगा तो इससे नेशनल डेवलपमेंट में कैसे फ़ायदा होगा। तो फॉर्मल सेक्टर का मीनिंग मतलब बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, इनका लोन देना। फॉर्मल सेक्टर चीप इंटरेस्ट पे लोन देता है कि जो कि बेनिफिशियल, और जब लोन सस्ते में मिलेंगे तो डेवलपमेंट ही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, हाईलाइट द सिग्निफिकेंट 3 फैक्टर दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि 3 फैक्टर्स क्या रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने के। तो ग्रोथ ऑफ MNCs, और उसके साथ साथ आपका है द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मूवमेंट। क्वेश्चन 38A, इसमें हमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताना है। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, कैसी वर्किंग कंडीशंस रहती है, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओवर टाइम कंपनसेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सेफ वर्किंग कंडीशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फॉर्मल प्रोसेसेस। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कि इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जॉब इनसिक्योरिटी, सीजनल वर्क, इनफॉर्मल जॉब्स, डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर, नो लीगल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का B, कि प्राइवेटाइजेशन के साथ क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो पहले है पॉजिटिव इफेक्ट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट बर्डन। और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, लोअर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।